हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग 69th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न को देखेंगे और जो प्रश्न हम देखेंगे वो व्याख्या सहित देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। पहला प्रश्न हमारा प्राचीन भारत से, ठीक है। तो ये जो पहला पेज है ना, थोड़ा सा धुंधला स्कैन हो गया है, इसके बाद से आपको क्लियर मिलेगा। पहला है हमारा प्रश्न, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो थी वो किसके शासनकाल में थी? तो इसका आंसर होगा मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। डायरेक्ट पूछा हुआ है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मराठा प्रशासन के तहत अष्टप्रधान की संकल्पना मंत्री परिषद के रूप में की गई थी, ठीक है। मंत्री परिषद था ये अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य में। इसके तहत 8 प्रमुख अधिकारियों को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था। इस परिषद का गठन 1674 में किसके द्वारा किया गया था? छत्रपति शिवाजी द्वारा किया गया था। अब ये जो 8 प्रमुख जो मंत्री थे ना, 8 जो प्रमुख अधिकारी थे वो कौन कौन से थे, यहाँ देख लेते हैं। पेशवा का पद सबसे शक्तिशाली होता था और उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। अमात्य या मजूमदार को वित्त मंत्री कहा जाता था। पंडित राव पुजारी होता था और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करता था। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री होता था। वाक्यानविश गृह मंत्री। सचिव आपको शाही आदेशों को तैयार करता था। सर ए नौबत सेनापति या प्रधान सेनापति, ठीक है। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश दीवानी और फौजदारी मामलों में न्याय प्रदान करना था। तो ये था आपको अष्टप्रधान, ठीक है। 9 रत्न भी है, अष्टप्रधान है, तो अष्टप्रधान आप याद रखिए। 9 रत्न किसके दरबार में थे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी पास है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोधिसत्व के बारे में पूछा गया है। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है, ठीक है। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग आपको अजंता गुफा में स्थित है। अब ये बोधिसत्व पद्म पानी है, ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व उसे कहते हैं जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता है, यानी ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध बनने की इच्छा क्या है? यानी तृष्णा का क्षीण हो जाना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, उसको हम बुद्ध बनना बोलते हैं, ठीक है। पद्म पानी का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने से होता है, ठीक है। बोधिसत्व पद्म पानी की चित्र अजंता की गुफाओं से प्रसिद्ध है, ठीक है। ये वहीं पाया गया है अजंता की गुफा में। अब हम ऑप्शन के भी अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। एलोरा क्या है? एलोरा विश्व की सबसे बड़ी रॉक कट हिंदू गुफा परिसरों में से एक है। रॉक कट है, ठीक है। ये चट्टान को काट के बनाया गया है, ठीक है, और जिसमें 600 से 1000 ईस्वी की अवधि की कलाकृतियाँ हैं, ठीक है। 600 to 1000 मतलब ईस्वी है, एडी है, ठीक है। बादामी गुफा ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो इसमें हिंदू और जैन गुफा मंदिर परिसर है। और जो बाग है ना, ये एमपी में है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 2 तो हो गया, 3 देखते हैं। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था। फाहियान नहीं आया था, गलत होगा। फाहियान की हर्ष से याद रखिएगा एक ट्रिक। हर्ष के शासनकाल में वेनसांग आया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ स्पेस नहीं है, हर्ष और वेनसांग, हाँ याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछता ही है बीपीएससी का, ये फेवरेट क्वेश्चन है। अब दूसरा देखिए, वेनसांग भी पूछ दिया है। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान में भारत की यात्रा किया था या भारत का दौरा किया था। तो ये दोनों को एक्सचेंज करके पूछ दिया है, ठीक है। फाहियान यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय होगा और वेनसांग यहाँ हर्ष होगा, ठीक है। तो ये दोनों कौन सा कथन सही है? तो कोई भी सही नहीं है, यानी डी होगा। देखिए अब हम पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन में है उपयुक्त में से कोई नहीं। फाहियान या गुप्त शासक, मैंने बताया था ना, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था 5वीं सदी के प्रारंभ में। इसकी जो यात्रा वृतांत है उसको फियोकी नाम से जाना जाता है, जो गुप्त काल के भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। वेनसांग जो था ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 629 में हर्षवर्धन के समय भारत में आया था
और इसकी यात्रा को वृत्तांत को सियुकी नाम से जाना जाता है। इसमें वेनसांग ने तत्कालिक 138 देशों का विवरण प्रस्तुत किया है। बहुत ही ऑथेंटिक ये यात्रा वृत्तांत है हमारी हिस्ट्री के लिए। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज और समाज का भी वर्णन किया है। वॉट्स के अनुसार वह भारत को इनटू नाम देता है। इनटू यानी अर्धचंद्राकार। ठीक है, अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें आपको सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चरक का क्या होगा, ब्रह्मगुप्त का क्या होगा, वारामिहिर का क्या होगा और विशाख दत्त का क्या होगा। ठीक है, चरक का क्या होगा, चिकित्सा से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब ए का होगा 2। ए का 2 कहाँ है, ए का 2 सीधे ऑप्शन में पकड़ में आ गया कि आपका डी होगा। ठीक है, उसके बाद है बी ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त क्या थे, गणितज्ञ थे। वारामिहिर क्या थे, आपको ज्योतिष से। और विशाख दत्त क्या थे, नाटककार थे यानी नाटककार थे। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक आपने सही टिक कर लिया, आपका पूरा क्वेश्चन ही सही हो गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है। चरक चिकित्सा है, ब्रह्मगुप्त आपको गणित है, वारामिहिर ज्योतिष और विशाख दत्त आपको नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। ठीक है, नाथ पंथियों, सिद्धि और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। ये जो नाथ पंथी समुदाय है या सिद्धि योगी है, वो भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाए। तो इन्होंने उत्तर भारत में, नाथपंथी जो समुदाय है ये उत्तर भारत में लोकप्रिय बना। ठीक है, अब यहाँ पे जो उत्तर भारत में इनको मानने वाले थे ना, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। अब हम आगे देख लेते हैं। नाथपंथी, सिद्धि और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नैनार तमिल कवियों संतों ने 5वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार में अहम भूमिका निभाई थी, जबकि 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया गया। चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव आदि ने भक्ति आंदोलन को अधिक मुखरता प्रदान की। ठीक है, अब आदि शंकराचार्य भी आई। ठीक है, 11 मई 788 ईस्वी को आदि शंकराचार्य का जन्म कोची, केरल के पास कल्लाडी नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और अद्वैतवाद कौन सा सिद्धांत है, डायरेक्ट पूछा हुआ बीपीएससी का क्वेश्चन है। और संस्कृत में वैदिक सिद्धांतों पर अनेकों टिप्पणियाँ लिखी है। इनके द्वारा सनातन धर्म के प्रचार के लिए श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ में भारत के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की गई है। ठीक है, 4 मठ हैं इनके द्वारा। कहाँ कहाँ, तो श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर आपको 5। अब हम आते हैं 6 पे। 6 जो क्वेश्चन नंबर है वो है, ये एंशिएंट का हम लोग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं सीरीज़ को कवर करा रही हूँ। 69 बीपीएससी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 69 का ही जो हाल फिलहाल में हुआ था, मतलब प्रीवियस ईयर हुआ था। और इसमें काफ़ी ट्रेंड चेंज हुआ है, उसको भी आप देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी आप तैयारी करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो इसमें चंपा, प्राचीन पूछ रहा है, प्रारंभिक वैदिक काल में। देखिए टाइम आप धड़ल्ले से पाटलिपुत्र मार देंगे, पाटलिपुत्र था, लेकिन प्रारंभिक वैदिक काल में राजगिरी था। प्रारंभिक वैदिक काल में कौन सा था, राजगिरी। अब राजगिरी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी, वर्तमान में राजगीर, मगध की प्रथम राजधानी थी। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल में पाटलिपुत्र भारत का एक शहर था, जिसे गंगा नदी के पास एक छोटे से किले के रूप में मगध शासक उदयन ने 466 to 444 ट्रिपल टाइम 4 है, ईस्वी पूर्व बनाया था। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। पाटलिपुत्र नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश की राजधानी थी। ये इंपॉर्टेंट है, किस किस वंश की, यही डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछ देगा कि किस वंश की राजधानी नहीं थी, तो इसको याद कर लीजिए।
उसके बाद देखते हैं अफगानी तुर्क शासक शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा था। पटना नाम किसने रखा था? शेर शाह सूरी ने। मौर्य काल में स्थित पाटलिपुत्र विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक बन गया था। मगध को 16 महाजनपदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता था। ठीक है, और ये मगध की राजधानी थी राजगिरी, प्रारंभिक राजधानी, प्रथम राजधानी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, वो देखते हैं राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई है फ्रेंड्स कामंदक। अब मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगी, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आप ऑप्शन देख लीजिए। ये कामंदक के द्वारा लिखी गई है। अब देख लेते हैं नीति सार राज्यशास्त्र का एक संगीत ग्रंथ है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। ठीक है, राज्यशास्त्र का है, संस्कृत में ये ग्रंथ है। इसके रचयिता कामंदकी अथवा कामंदक है। यह रचना साधारणतः कामंदकीय नाम से प्रसिद्ध है। इसमें गुप्तकालीन भारत में प्राचीन काल के राजनीतिक जीवन, कूटनीति और राजकीय चित्रण को दर्शाया गया है। अब अदर बुक भी हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी में पूछा जाता है बार बार। वो है अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य, राजतरंगिणी कलहन, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, हर्षचरित्र वानभट्ट, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, स्वप्नवास वदता भात। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, इनको आप रट्टा मार लीजिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर, देखिए चीनी जो स्रोत है उसके अनुसार ये जो श्रीलंका के शासक हैं, कौन, कहाँ के शासक हैं? श्रीलंका के मेघवर्मन। याद रखिएगा, बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था? तो ये आपको बताना है। ये आंसर होगा फ्रेंड्स समुद्रगुप्त। ये भी आई है और इस कम से कम बहुत बार इसने रिपीट किया है ये क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत घुमा, कभी मेघवर्मन का नाम पूछ देता है, कभी किससे अनुमति ली उनका नाम पूछ देता है। तो आपका आंसर समुद्रगुप्त होगा। मेघवर्मन ने किससे अनुमति ली थी? समुद्रगुप्त से। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने श्रीलंका यानी श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। ठीक है, सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी। कहाँ पे? बोध गया में। इस कार्य के लिए समुद्रगुप्त को अनुकंप वन करुणा से यानी अनुकंप वन करुणा से भरा हुआ कहा गया है। ये उपाधि भी पूछ सकता है। समुद्रगुप्त का जो शासनकाल रहा है ना, ये रहा है। ठीक है, 335 to 375 ईस्वी। ठीक है, समुद्रगुप्त जो था गुप्त साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक था जो गुप्त वंश के दूसरे राजा चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। ये चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, याद रखिएगा। बीबी आई है ये लाइन, इतना ही। समुद्रगुप्त से संबंधित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रशस्ति लेख का मतलब क्या है कि उसमें उनकी तारीफ के पुल बंधे हों, तारीफ लिखा हो, जिसमें समुद्रगुप्त के सैन्य विजयों का, मैंने बताया ना कि सैन्य विजय के बारे में ही व्याख्यान होता है, उसको प्रशस्ति बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब है स्तूप है, चैत्य है और विहार है, तो ये किस धर्म से रिलेटेड है ये पूछ रहा है। ये जो कला का स्वरूप है, ऑप्शन आप देखिए वैष्णव संप्रदाय, बी बौद्ध धर्म, सी शैव संप्रदाय, डी आजीवक संप्रदाय। तो आंसर होगा बौद्ध संप्रदाय। और बौद्ध संप्रदाय और इस कला का हम देख लेते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहारों को बौद्ध वास्तुकला के रूप में देखा जा सकता है। चैत्य क्या होता है? बौद्ध धर्म में पूजा स्थल के रूप में चैत्य का निर्माण किया जाता है, ये पूजा स्थल होता है। विहार क्या होता है? विहार का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के रहने के उद्देश्य से किया जाता है या किया गया था, जहाँ भिक्षुक निवास करते हैं। बहुत पहले, मतलब आप देखेंगे कि मौर्य काल में ही, हाँ मौर्य काल में ही,
तो गुफाओं को काट के, आपको बराबर की गुफा, ठीक है, आपको हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, उसको काट करके बिहार का निर्माण किया गया। स्तूप क्या है? स्तूप बौद्ध संतों की उपासना के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक अनुष्ठानिक स्थल के रूप में होता है, ठीक है, जो एक कब्र के समान होता है। और इसमें बुद्ध की स्मृति या जो उनके बाद में फॉलोअर्स रहे हैं उनकी स्मृति से संबंधित कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे उनका भस्म हो गया या उनकी जो यूज की सामग्री है उसको रखा जाता है और उस पर स्तूप का निर्माण किया जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था तो हाथी नहीं पता था, हाथी पता था, सॉरी, बैल पता था, घोड़ा नहीं पता था फ्रेंड्स, घोड़ा नहीं। सुतकोतदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है जहाँ घोड़े की हड्डियों के अवशेष और कुछ संबंधित कलाकृतियाँ मिली। अब हड्डी के अवशेष का मिलने का मतलब ये नहीं है कि घोड़ा पाया गया है, हो सकता है कि ये विदेशी व्यापार के लिए कोई घोड़ा से आया, जैसे बोला जाता है कि ईरान से, इराक से व्यापारिक संबंध थे तो वहाँ का कोई आया होगा और घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ मिले होंगे। लेकिन यहाँ पे जो जानवर नहीं पाला जाता था वो था घोड़ा, ठीक है, घोड़े का पूर्णतः ज्ञान नहीं था। अब ये है AK शर्मा और JP जोशी ने 2100 से 1700 ईसा पूर्व के दौरान घोड़े की हड्डियों के निष्कर्षों में सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी मौजूदगी की सूचना दी है। लेकिन अभी ये तथ्य इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको अभी नहीं मानेंगे। तो ऑप्शन आपका B ही होगा कि घोड़ा का अवशेष अभी नहीं पता था, मिला है लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं थी। इस सभ्यता के लोगों ने कई जानवरों को पालतू बनाया। इसका प्रमाण यहाँ से प्राप्त मुहरों और दफनाने की विधि से मिलता है। इन पालतू जानवरों में कुबड़ और सींग वाले मवेशी, कुत्ते और बिल्ली आदि शामिल है। एशियाई हाथी को भी पालतू बनाया गया था और इनके हाथी दांत के स्वतंत्र रूप से उपयोग भी किया जाता था, हाथी दांत का, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 69 BPSC में। तो 69 BPSC में एंशिएंट हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछा था? 10 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन आपने देख लिया। अब हम आते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में किस टाइप का क्वेश्चन ट्रेंड है वो देखते हैं। भारत में बाबर के आगमन के कारण बताना है, ठीक है। तो पहला है आपका कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, ठीक है, उपमहाद्वीप में। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। जो बाबर का आगमन, उसके बारे में 3-4 लाइनें बताना है कि आपको कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, ये गलत है, पहले भी बारूद का प्रयोग हो चुका है। अभी आगे मैं एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी कि कब हुआ है। दूसरा है आपको कि क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, ये भी गलत है। उसके बाद है तीसरा है प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की, ये तैमूर वंश से बिलोंग करता था, तो ये सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, तोप जो लाया था वो बाबर लाया था, लेकिन बारूद पहले से अवेलेबल था। बारूद और तोप में कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, बारूद है यहाँ और यहाँ है तोप। तो तोप की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? इस तोप का युद्ध में अधिक से अधिक, इसलिए तो बाबर जीता, क्योंकि यहाँ के लोग उससे परिचित थे नहीं, घोड़े पे तलवार से लड़ते थे और इस तोप से ही उड़ा दिया। इसलिए 4 साल में जो भी युद्ध हुए चारों बाबर ने जीते हैं, तो इसका आंसर होगा A। और उसकी रणनीति भी बहुत अच्छी होती थी, ठीक है, युद्ध भूमि का मुआयना करता था वो, जो भी युद्ध में उसको भटकाने वाली चीज़ें थी उसको वो अपने आप से दूर करता था, महत्वाकांक्षी शासक था, रणनीति काफ़ी अच्छी बनाता था। और उस चीज़ को अब आप अपने एग्ज़ाम में अप्लाई कर लीजिए, बाबर की नीति को फॉलो कीजिए, एक के बाद कंटिन्यू युद्ध जीतना मामूली बात नहीं होती है। तो वो आप अपने स्टडी में उस मेथड को अपनाइए, मतलब वो कैसा था, कैसे रणनीति बनाता था, क्या कारण था कि उसने एक भी लड़ाई या 4 साल, जबकि इंसान एक लड़ाई करने के बाद थक जाता है, फिर पैसे इकट्ठे करेगा और बहुत रिसोर्सेज भी नहीं थे उसके पास। चलिए अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बाबर के आगमन से पूर्व भारत में गन पाउडर जो बारूद था वो मौजूद था। इसके आगमन से के पूर्व मेहराब और गुंबद विद्यमान थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में विद्यमान था।
इसलिए आपका 1 और 2 दोनों विकल्प गलत है और 3 और 4 सही है। बाबर के बारे में देखते हैं। इसका टाइम पीरियड था 1526 से 1530। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 फरगना में हुआ, जो कालांतर में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। वह पितृवंश की ओर से तैमूर का वंशज और वंशज की ओर से चंगेज खां। काफ़ी डेंजरस था ये चंगेज खां, ठीक है। इसके बारे में अब नहीं चर्चा करना है, लेकिन काफ़ी डेंजर पर्सन था, ठीक है। 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर खैबर दर्रे से होकर भारत आया और इसने अपने प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा को जीता। तो बाबर का पहला जो आक्रमण पानीपत नहीं होगा, अगर पूछ दे क्वेश्चन में तो पानीपत नहीं मारना है। आक्रमण जो था 1519 में था और कहाँ था, बाजौर और भेरा को जीता था, इसलिए आक्रमण में सफल रहा था। दूसरा था पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, यहाँ दिया गया है। खानवा का है 17 मार्च 1527। चंदेरी का युद्ध है 29 जनवरी 1528 और घाघरा का युद्ध है 6 मई 1529, ठीक है। ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसको ट्रिक से याद कीजिए। पान खो चल घर, पानीपत, खानवा, पान खो खानवा, चल चंदेरी, घर, पान खो चल घर। ऐसे आप ट्रिक से याद रखिएगा। सबसे पहले पानी, फिर खो, फिर पान खो चल घर, ये ट्रिक है। ऐसे पानीपत, खानवा, चंदेरी और 26 से 29 तक। घाघरा 29 में हुआ था 6 मई 1929 को। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये युद्ध का डेट। अगला हम देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था, यानी मक्का द्वार कहा जाता था। तो इसमें आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर होगा सूरत। सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता था। सूरत को मुगल काल में बाब अल मक्का कहा जाता है, क्योंकि यह हज यात्रा की करने के लिए तीर्थयात्री यहीं से होकर प्रस्थान करते थे, ठीक है। इस कारण इस सूरत को बंदर ए मुबारक के नाम से या मक्का का द्वार भी कहा जाता था। काफ़ी मतलब रिस्पेक्ट से नाम लिया जाता था सूरत का। सूरत मुगलों के अधीन एक महादेशीय भूभाग और गंगे दोआब के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र हुआ करता था, जो व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, ठीक है। समुद्री व्यापार के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की? तो नौरोज जो त्यौहार था ना, उसकी शुरुआत बलबन ने की थी। कभी अलाउद्दीन मत मार दीजिएगा, बलबन होगा नौरोज त्यौहार, रट लीजिए इसको। अब बलबन के बारे में हम देख लेते हैं। बलबन ने ईरानी त्यौहार नौरोज आरंभ किया। इसने कई ईरानी परंपराएं जैसे सिजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन और पैबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना प्रारंभ करवाया। स्पेशली किसी एग्ज़ाम में पूछा गया कि पैबोस का मतलब क्या है और सिजदा का अलग अलग मतलब पूछा है। सिजदा हमेशा याद रखिएगा कि भूमि पर लेट कर, जैसे दंडवत होता है ना, वैसे अगर सुल्तान के सामने कोई आ रहा है तो उसको सिजदा और पाबोस, यानी उसके पैर को पहले भूमि पर लेट जाना है धड़ाम से और उसके बाद सुल्तान के पैर को चूम लेना है। इसको सिजदा पाबोस उसने आरंभ किया था, किसने? बलबन ने। इसने इल्तुतमिश के समय गठित चालीसा तुर्क सरदारों के गुट की समाप्ति की। चालीसा संगठन था जिसकी शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। तो इसको इसने समाप्त किया। पूछता है कि किसने समाप्त किया, तो बलबन ने समाप्त किया। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया। फ्रेंड्स, बलबन इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक में फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक इम्पोर्टेंट है। तो ये पढ़ लेना है बलबन और अलाउद्दीन खिलजी को, इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है। वह स्वयं को फिरदौस के शहनामा में वर्णित अफरसियाब वंश से जोड़ता है। बलबन एक पृथक सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने, और ये सैन्य विभाग था। बलबन ने जिल्ल-ए-इलाही, ईश्वर के प्रतिनिधित्व के रूप में उपाधि धारण की थी, जिल्ल-ए-इलाही, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए ये आपको हो गया त्यौहार है। उसके बाद है आपको पुस्तक से पूछा है, इम्पोर्टेंट है। मध्यकालीन भारत में ना फ्रेंड्स 2 टॉपिक तो आप पढ़ ही लीजिएगा, चाहे वो सल्तनत काल हो या मुग़ल काल हो, दोनों में आपको प्रशासन को पढ़ लेना है, जो प्रशासन और शासन व्यवस्था है, और उसके बाद आपको पुस्तक राइटर पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना, और फिर कोई स्ट्रक्चर है, निर्माण कला, आर्ट एंड कल्चर, कला किसने क्या बनवाया, कौन सा त्यौहार चलाया, ये आप पढ़ लीजिएगा। प्रशासन पुस्तक यही पूछता ही है, किसकी राजधानी क्या थी, यही पूछता है। चलिए इसमें देखते हैं, फतुहात है आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है। BBI स्टार मार्क, ये लिखा गया है ईश्वर दास नागर। फतुहात है आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है ईश्वर दास नागर। अब ईश्वर दास नागर द्वारा फतुहात है आलमगीरी लिखा गया है। अदर पुस्तक को भी हम देख लेते हैं। बाबर के द्वारा लिखा गया था तुजुक बाबरी, तुर्की भाषा में। अब आपसे इसी में कंफ्यूज कर देगा कि किस भाषा में है, तो तुर्की भाषा में है, ठीक है। जहांगीर का है तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा है। गुलबदन बेगम BBI हुमायूं नामा फ़ारसी में, ये फ़ारसी में है। और तुजुक ए बाबरी, तुजुक है ना तुजुक, तो तुर्की आप याद रखिएगा। अबुल फजल आइन अकबरी, अकबरनामा याद रखिएगा अबुल फजल। मिर्ज़ा मोहम्मद आलमगीर नामा, अब्बास खां शेरवानी, तारीख़ शेर शाही, मुतमीद खां नमा ए जहांगीरी, ख्वाजा कामगार मासीर ए जहांगीरी, अब्दुल हामिद पादशाहनामा। अब्दुल हामिद पादशाहनामा इम्पोर्टेंट है। निज़ामुद्दीन अहमद तबकाते अकबरी, इनायत खां शाहजहांनामा, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं। अब ये 15 यानी मेडाइवल से 5 क्वेश्चन पूछा है। तो ये देखिए सब्जेक्ट का वेटेज बताता है कि किस आपको सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। एंशिएंट से कितना पूछा हुआ है, एंशिएंट से पूछा है 10, मेडाइवल से पूछा है 5। चलिए आगे हम देखते हैं मॉडर्न से अब कितना पूछा। आधुनिक भारत पे हम आते हैं। आधुनिक भारत का है वुड्स का जो डिस्पैच है ना 1854, उसके प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, ठीक है। ये आपको बताना है, तो ये सही है कि गलत है, ये आपका गलत है। इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। अच्छा कौन से कथन सही पूछ रहा है ना, ओके सॉरी। चलिए फिर से देखते हैं। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वुड डिस्पैच है। अब इसमें सही कथन बताना है कि कौन सा है। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, ये भी सही है, यानी दोनों सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। 1 और 2 दोनों सही है। अब हम एक्सप्लानेशन को देखते हैं। तो एक्सप्लानेशन के बारे में है, भारत के एक्सप्लानेशन को हम देख लेते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा पद्धति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना था। डलहौजी के टाइम में आया था चार्ल्स वुड डिस्पैच, क्योंकि डलहौजी का कार्यकाल क्या था आपको 1848 टू 1856 यही था। उसके बाद है, चलिए, वुड डिस्पैच ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी खारिज किया। ये क्या था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, इसमें क्या था कि समाज में कुछ लोगों को हम शिक्षित करेंगे, फिर जो शिक्षित करेंगे ना, ये अंग्रेजों का थ्योरी था। यानी छननी की तरह छन के नीचे आना होता है ना, कि एक परिवार से एक लोगों को साक्षर बना दिए, फिर वो अगर साक्षर बन गया तो अपने परिवार में और लोगों को भी वो पढ़ना लिखना सिखाएगा, वो वैसा हो गया ये। यानी एक लोगों को हम लोग शिक्षित बनाएंगे, कुछ चुनिंदा लोगों को, और ये उनसे ज्ञान रिस के सब लोगों तक पहुँचेगा। तो ये था, तो इसको खारिज किया। इस कारण इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है।
वुड डिस्पैच 1854 के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव कौन से थे, ये याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट सेंटेंस क्वेश्चन में पूछता है, डायरेक्ट। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। सही है। भारत के प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषा को शुरू करने का सुझाव दिया था। प्राथमिक विद्यालय में स्थानीय भाषा में, लेकिन उच्च अध्ययन में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा इसमें सही है और कौन सा इसमें गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में विचार करें कौन से सही हैं। अब यहाँ देखते हैं पहला, इसे लॉर्ड लीटन द्वारा लाया गया था। ठीक है, लाया लीटन के द्वारा और रद रिपन के द्वारा। इसे गैंगिंग अधिनियम के नाम से भी जाना जाने लगा। सही है। इस अधिनियम को देखिए, लॉर्ड रिपन ने, रद रिपन, लाया लीटन निरस्त कर दिया। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा 1, 2, 3 सही है। चलिए 1, 2, 3 सही है। देसी भाषा के समाचार पत्र अधिनियम 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे हम देखते हैं। इस अधिनियम को लॉर्ड लीटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना और राजद्रोही लेखों को रोकना था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। अब डायरेक्ट पूछ देगा गैंगिंग अधिनियम, तो मुंह नहीं देखने लगना है, आपको टिक करना है कि कौन सा है गैंगिंग अधिनियम, यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वही था गैंगिंग अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। लॉर्ड लीटन 1876 से यानी 76 से 80 तक भारत के वायसराय थे। इन्हीं के समय शस्त्र अधिनियम 1878 पारित किया गया था, जिसमें भारतीयों को बिना किसी अनुमति के हथियार ले जाने पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, इसी के समय में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया था, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे तो अनपढ़ नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लॉर्ड मेयो के बारे में 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। आपको बताना है कि कौन सा सही है, तो ये सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। सही है। फिर है, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। सही है। फिर है, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये भी आपका सही है। मतलब ये चारों ऑप्शन सही हैं, तो आपका आंसर होगा सी। 1, 2, 3, 4 चारों सही। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब लॉर्ड मेयो का जो 1870 का संकल्प था ना, उसके बारे में ये सारा है, जो ऊपर हमने पढ़ लिया वही चारों ऑप्शन यहाँ दिया है। लॉर्ड मेयो के बारे में देखते हैं। 1869 टू 1872 का है। इसके द्वारा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। अजमेर में मेयो कॉलेज है, 1872 ईस्वी में स्थापना की गई थी। इसके कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण और कृषि वाणिज्य विभाग की स्थापना होगी। विभाग के लिए तो ज़्यादा हम कर्जन को जानते हैं और डलहौजी को जानते हैं, लेकिन मेयो के शासनकाल में भी एक विभाग की स्थापना हुई थी, वो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण और कृषि वाणिज्यिक विभाग। ठीक है, 1872 में इन्हीं के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई थी, BBI 1872। 8 फरवरी 1872 को शेर अली अफरीदी, एक अफगान ने चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी थी। ये भी आपको पता होना चाहिए, नाम पूछ देगा, शेर अली अफरीदी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, इसको मैच करना है। क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, जैक्स कार्टियर, सर फ्रांसिस ड्रेक और ये है फर्डिनेंड मैगलन है। तो किसने किसकी खोज की, ये आपको यहाँ पे मैच करना है आपको। ठीक है, आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं किसने किसकी खोज की। थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ ताकि आप देख पाएंगे। चलिए, इसका ऑप्शन है क्रिस्टोफर कोलंबस ने इटली की खोज की थी, कार्टियन ने फ्रांस की खोज की थी, सर फ्रांसिस ड्रेक ने यूनाइटेड किंगडम
और फर्डिनेंड मैगलन ने पुर्तगाल की खोज की थी। तो ये आपको पढ़ना है, यानी आंसर आपका होगा डी। ठीक है, अब मैच कर लेना है, लेकिन इसको याद कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। 4 घटना दिया है, मुझे लग रहा है इसको मतलब कालक्रम के अनुसार इसको कालानुक्रमिक क्रम में इसको सजाना है। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा हुआ था। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, इसमें है सबसे पहले हुआ था सूरत विभाजन 1907 में। ठीक है, 1907 में। होम रूल लीग आंदोलन देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद कौन हुआ था 1909 में मॉर्ले मिंटो अधिनियम, यानी 2 और 4 होगा। ऑप्शन आपका मिल गया 2 4। ऐसे ही ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, एग्ज़ाम में ऑप्शन मिले फटाक से ऑप्शन चूज़ करना। 1 3 पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि 2 4 कहीं है नहीं। फिर उसके बाद होगा होम रूल लीग आंदोलन 1916, और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था 1918। ठीक है, 7 9 16 18। अब ये है आपका 7 9 16 18। तो होम रूल लीग आंदोलन यहाँ व्याख्या है, अभी इसको मैं पढ़ दूँ। ठीक है, पढ़ने में बहुत पता चलेगा कि 4 घंटे का वीडियो हो गया। चलिए, जहाँ लगेगा कि मुझे पढ़ना चाहिए मैं पढ़ दूँगी। लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था। ठीक है, तो ये आपको शस्त्र अधिनियम लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। ठीक है, स्ट्रेची आयोग की इसने अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, अध्यक्षता नहीं की थी, लेकिन इसी के टाइम में उसका गठन हुआ था। इल्बर्ट बिल इससे जुड़ा हुआ नहीं है लॉर्ड लीटन से। अब इल्बर्ट बिल देख लेते हैं। 2 फरवरी 1883 को इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया था। इस टाइम में वायसराय कौन था, रिपन था। काउंसिल ऑफ इंडिया के कानूनी सलाहकार सर कार्टेन इल्बर्ट ने भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के विरुद्ध मामले की सुनवाई का अधिकार दिया था। ये क्या था, इल्बर्ट बिल जब रिपन आए तो इन्होंने, जो भारतीय न्यायाधीश थे ना, वो यूरोपियों के विरुद्ध मामले की सुनवाई कर सकते थे। इसके विरुद्ध लंदन में, यूके में काफ़ी वहाँ विवाद हुआ, जिसके बाद इसको रद्द करना पड़ा था इल्बर्ट। तो ये जो रिपन थे थोड़े उदारवादी थे, इनकी सारी नीतियाँ इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया। फिर इल्बर्ट बिल भी रहा। इल्बर्ट बिल पता है कि क्या रहा, हमारे हमारे पक्ष में इन्होंने लाया था, लेकिन इसे रद्द करना पड़ा। अब लीटन का हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में की गई थी। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, प्रथम अकाल आयोग। इसके कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके कार्यकाल में आर्म्स एक्ट 1870 एक्ट पारित किया गया था, जिसके तहत शस्त्र रखने व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, ये था, मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था कोई समझ भी नहीं पाता है। तो ये जितने भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र थे ना, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। इसके कार्यकाल में सिविल सेवा परीक्षा की उम्र घटाकर 21 से 19 वर्ष कर दी गई। ठीक है, ताकि उसमें किसी भारतीय की नियुक्ति ना हो। फिर भी भारतीयों ने उसमें एग्ज़ाम क्लियर किया है। सुभाष चंद्र बोस भी थे हमारे। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, 22 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, और 1764 को हुआ था बक्सर का लड़ाई हुआ था। ठीक है, इसके बाद हुई थी आपको इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी, मीर कासिम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध। अच्छा ठीक है, वो कहानी है, इसको नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद ये है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला से संधि की थी। किसके साथ की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम था तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला थी। प्रथम इलाहाबाद संधि 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज बंगाल और मुगलों के बीच हुई। द्वितीय इलाहाबाद संधि 16 अगस्त 1765 को अंग्रेज एवं अवध के बीच हुआ था। कुछ जगहों का स्थानांतरण हुआ था,
कड़ा, इलाहाबाद, ठीक है, मानिकपुर, तो ये सब जगहों का वहाँ पे एक्सचेंज हुआ था, इसलिए ये 2 बार में हुआ था। ठीक है, अब हम आते हैं निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब ये बताएंगे कि आपको किसको किया था, तो ये आपका था अहमदाबाद, ठीक है, हड़ताल। अब अहमदाबाद हड़ताल के बारे में हम देख लेते हैं कि महात्मा गांधी का सबसे पहला जो भूख हड़ताल अहमदाबाद था वो था क्या। अब अहमदाबाद को थोड़ा जूम कर दूं मैं, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल था ना, वर्ष 1918 में प्लेग बोनस को लेकर मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच विवाद था। गांधी जी ने अनशन के बाद मिल मालिकों को 35% बोनस देना स्वीकार किया। ये था पहला भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था, ठीक है, 1918 का। चंपारण सत्याग्रह तिनकटिया पद्धति के अंतर्गत जो 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और कालांतर में शोषण का एक प्रमुख कारण बना। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने चंपारण गए थे। ये 1917 में हुआ था। चलिए, अब चंपारण है तो चंपारण के बारे में फिर यहाँ पूछ दिया। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। देखिए, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में जब चंपारण आंदोलन जो महात्मा गांधी पहुँचे और ये जो जन आंदोलन बन गया, तो इसके प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। कदम क्या उठाया? चंपारण कृषि समिति का गठन किया। ये पूछा हुआ बार बार, ये एक बार और पूछ चुका है और भी पूछा है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि चंपारण कृषि समिति की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब ये चंपारण का है तो इसको मैं पढ़ूँ, बहुत लंबा है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। अभी चंपारण कृषि समिति की स्थापना थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, एक लाइन। चंपारण सत्याग्रह 1900 किसानों की 3 कटिया पद्धति के अंतर्गत, वो मैंने पढ़ा है। तत्कालीन उप राज्यपाल ने परिषद से चंपारण में कृषि स्थितियों की जांच के लिए उसका विवरण देने के लिए एक जांच समिति भी। ये फ्रेंड्स आप बुक से कवर कीजिएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 है, तो इसमें आपको सूची सुमेलित करना है। भारत आपको सेवक समाज है, तो भारत सेवक समाज का आपका क्या होगा। एक आपका हो जाएगा, ये जो है भारत सेवक समाज का देवेंद्रनाथ टैगोर ही होंगे। फिर है आपका तत्वबोधिनी सभा, इसके केशव चंद्र सेन है। फिर है उसके बाद आत्मीय सभा, तो इसका हो जाएगा राम मनोहर रॉय। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इसमें से किसी चीज़ के संस्थापक नहीं हैं। आगे हम ऑप्शन देखते हैं। ये जितने भी आपको ये है क्या बोलते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन था उस टाइम में, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे, ये आपको संस्था भी नहीं बोलेंगे, ये आपका हो गया कि मतलब हाँ संस्थान ही बोलेंगे, संस्थान बोलेंगे। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं देखेंगे, एक बार पढ़ लेती हूँ या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, बंगाल गजट जे अगस्त्य हिक्की, समाचार दर्पण मॉर्समैन, सत्य प्रकाश करशन दास मूल जी, सत्य प्रकाश बहुत भी है, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, बम्बई दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर, नेटिव ओपिनियन ये है वीएन मांगलिक, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, यंग इंडिया नवजीवन गांधी जी, ट्रिब्यूनल दयाल सिंह मजीठिया पूछा हुआ है, युगांतर बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र घोष। ठीक है, तो ये आपका था। चलिए आगे हम देखते हैं। अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी। ठीक है, भारत के किस राज्य से वो बिलोंग करती थी, ये आपको बताना है। तो ये बिलोंग करती थी अम्बाबाई कर्नाटक से। स्वतंत्रता सेनानी अम्बाबाई कर्नाटक की मूल निवासी थी और 12 वर्ष की थी जब उनकी शादी हुई और 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इस विषम परिस्थितियों के बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई।
आंदोलन के दौरान उनके द्वारा उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर विरोध किया गया। ठीक है, ये है 26 पे हम आते हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ये तो लगता है कि बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, पढ़ लीजिए कैबिनेट मिशन के सदस्य को। तो इसका आंसर एवी अलेक्जेंडर होंगे, पी लॉरेंस होंगे, जे एंड्रयू नहीं होंगे। अब ये जो कैबिनेट मिशन है ना, ये 24 मार्च 1946 को तत्कालिक राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। ठीक है, ये हो गया। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से मेंबर रहे हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव रहे हैं। सर स्टोफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। एवी अलेक्जेंडर ये प्रथम मतलब इसके नौसेना इसके सदस्य ये रहे हैं। ठीक है, उसके पहले क्या थे वो यहाँ पे दिया है, नौसेना मंत्री थे, लेकिन ये इसके यानी ये 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टोफर्ड क्रिप्स और ये एवी अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। अब ये क्रोनोलॉजी पूछ देगा कि कब आया था, कब अंतरिम सरकार का, ये सितंबर है और ये आपको है यहाँ पे नवंबर 1946। गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया था, नोट कर लीजिएगा, BBI ये पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सुरक्षा वॉल्व थ्योरी ये किसने दिया था? सुरक्षा वॉल्व जो सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार से खतरों से बचने के लिए किया गया है, यानी सुरक्षा वॉल्व के रूप में INC की स्थापना हुई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये इसके बारे में कहा था लाला लाजपत राय। ये जो ये उदारवादी और उग्रवादी 2 गुट थे ना स्वतंत्रता सेनानियों के, तो ये उग्र गुट का समर्थन करते थे और उनका ये था ना कि क्या बोलते हैं, सुरक्षा वॉल्व थ्योरी का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। तो आपका आंसर आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय, B। अब लाला लाजपत राय के बारे में लॉर्ड कर्जन का, अब कांग्रेस के बारे में जितने भी अदर जो व्यक्ति थे उनका जो मतलब स्टेटमेंट था उसको देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन का मत था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद करे। अश्वनी कुमार दत्त, कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, इम्पोर्टेंट है। लाला लाजपत राय, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, दिमाग की उपज लाला लाजपत राय। विपिन चंद्र पाल, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। बाल गंगाधर तिलक, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये 4-5 सेंटेंस फ्रेंड बहुत BBI है, आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फैक्ट नहीं पूछा जा रहा है। मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, तो आप पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ठीक है, मौलिक अधिकारों से किस आपको ये किया गया था? कराची होगा, गया होगा, सूरत होगा, या मौलिक अधिकार कराची ही होगा। ठीक है, कराची है 1931 में कराची। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कराची अधिवेशन BBI है, इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। गांधी इरविन समझौता 23 मार्च 1931 को किया गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कराची अधिवेशन की सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समझौते के बाद ही यानी गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। वर्ष 1922 में कांग्रेस का 47वां अधिवेशन बिहार में सिया दास की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। 47वां अधिवेशन गया में हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन
रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में की गई थी। इस अधिवेशन में मतभेदों के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया। बिहार में आईएनसी का जो अधिवेशन था और कहाँ कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, 3 अधिवेशन थे, एक मैंने यहाँ पे कवर कराया, 2 आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। तो ये 57 की जो विद्रोह, जो 57 का विद्रोह था, 1857 का विद्रोह था, उसके असफलता के कौन से कारण थे। पहला है आपका अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, सही है। दूसरा, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी, सही है। समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था, सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है, सी ऑप्शन होगा। अब हम देख लेते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में, ठीक है, ये उपयुक्त सभी होगा। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं यानी 34वीं NI रेजिमेंट के सैनिक, यानी ये रेजिमेंट पढ़िएगा कि मंगल पांडे का संबंध किस रेजिमेंट से था। मंगल पांडे बलिया यूपी में लेफ्टिनेंट बाग और जनरल यूशन की हत्या कर दी, ठीक है। इस घटना के बाद उसे फांसी दी गई। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से आरंभ हुआ। ब्रिटिश सेना की 20 NI तथा LC की पैदल टुकड़ी 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। ये विद्रोही बन गई थी जो ब्रिटिश सेना है, मैंने यहाँ पे नाम दिया है, ठीक है। 20 NI सेना थी, ठीक है, वो आपको दिल्ली की तरफ कूच करती है। विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा जो हमारा बिहार में है वो है। 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण था जो मैंने ऊपर बता दिया। फ्रेंड्स ये हमने 20, ये देख रहे हैं आपको मॉडर्न इंडिया में कितना क्वेश्चन पूछा है, 29, यानी हिस्ट्री में टोटल, ठीक है, 29 आपको, एक सेकेंड में आपको अभी दिखा रही हूँ, वेट कीजिए, आपको दिखा रही हूँ, आपको दिखा ही रही हूँ, ठीक है। यानी टोटल हिस्ट्री में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल हिस्ट्री में आपको 29 क्वेश्चन पूछा गया है। ये राज व्यवस्था 30 से स्टार्ट होता है। 29 में आपका 10 एंशिएंट और 15, ठीक है, आपको ये है। उसके बाद कितना बच गया, 15 10 25 प्लस 4 29, यानी 14 आपको वर्ल्ड मॉडर्न से पूछा है। तो ये आपको 2 पोर्शन पे आपको विशेष फोकस होना है, क्वेश्चन के ट्रेंड से आप समझ गए। तो ये था हमारा आज का टॉप, कितना क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, 29 क्वेश्चन। फिर अगले सीरीज़ में हम मिलेंगे, यहाँ से मैं राज व्यवस्था 30 से कवर कराऊंगी और ये पूरा आपका 69 BPSC का मैंने हिस्ट्री कवर करा दिया। फ्रेंड्स अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, और मैं PYQ के साथ मैं करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज़ भी कवर करा रही हूँ, उसको भी ज़रूर वॉच करें, और जो भी सीरियस कैंडिडेट है उसको चैनल के लिए ज़रूर रेकमेंड करें, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।